नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास में संगम युग नामक टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। संगम युग साहित्य, समाज और संस्कृति। संगम एज लिटरेचर, सोसाइटी एंड कल्चर। भारतीय इतिहास का वह काल जब दक्षिण भारत तीन राजवंशों चेर, चोल एवं पांड्य के शासकों द्वारा शासित होता रहा, उसे संगम युग कहकर पुकारा जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, उसी प्रकार प्राचीन दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। संगम का अर्थ। संगम का अर्थ है संघ, परिषद, अकादमी तथा अथवा विद्यालय। दूसरे शब्दों में संगम तमिल कवियों, बुद्धिजीवियों और चिंतकों का एक संगठन था। इसके अंतर्गत राजकीय संरक्षण प्राप्त बहुत से तमिल कवि संगम परिसर में रहते हुए काव्य रचना करते रहते थे। जनश्रुतियों के अनुसार पांड्य शासकों के अंतर्गत 3 बार संगमों का गठन किया गया था। इस आधार पर संगम काल को 3 युगों में बांटा जाता है। पहला काल ठन्ने व दुर्रई, दूसरा काल कपटापुरम, तीसरा काल भागई नदी के तट पर मदुरई में माना जाता है। ठेनवा दुर्रई वर्तमान कन्याकुमारी से दक्षिण में था, जिसे समय के साथ साथ समुद्र की लहरों ने उजाड़ दिया था। वर्तमान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कपाटपुरम स्थित था। संगम काल में तमिल कवियों द्वारा सर्जित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। प्रथम संगम की स्थापना ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में ठन्ने वादुरई में की गई थी। इसकी सदस्य संख्या 1549 बताई जाती है। प्रथम संगम की अवधि के दौरान 4499 लेखकों की रचनाओं को प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया गया था। प्रमुख सदस्यों में से कुछ के नाम प्रकाश में आए हैं, जो इस प्रकार है। तिरुपुरबरेती मेरित, त्रिसेदेकउदनूल, कुनमेरिंदे, गुरुग्वल और मुरिजियर मुदिनागरायण। प्रथम संगम की मुख्य रचनाओं में अक्तियम, परिपदल, मुदुनर्रे, मुदुकुरुकी, कलरी विजय आदि उल्लेखनीय हैं, परंतु इनमें से एक की रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनश्रुतियों के अनुसार प्राचीन ठन्नेवादुरगई नगर समुद्र में समा गया था और प्रथम संगम नहीं हो पाई है। जनश्रुतियों प्रथम संगम भी समाप्त हो गया। इसका कार्यकाल 4400 वर्ष बतलाया गया है, जो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है द्वितीय संगम। दूसरे संगम की स्थापना भी पांड्य शासकों के संरक्षण में कपाटपुरम, जिसे अलेवे भी कहते हैं, में की गई थी। इस संगम के प्रथम अध्यक्ष भी अगस्त्य बताए जाते हैं। उनके बाद तोलकापियर अध्यक्ष बने। इस संगम की अवधि 3700 वर्ष बताई जाती है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 49 रही और इसके कार्यकाल में 3700 कवियों की रचनाएं प्रकाशनार्थ स्वीकृत की गई। स्वीकृत रचनाओं में अक्तियम, तोल्कापियम, मापुनम, भूतपुराणम, कली, कुरुकु, वेंदाली, व्यालमले आदि उल्लेखनीय हैं। दूसरे संगम काल की रचनाओं में से केवल एक रचना तोल्कापियम ही उपलब्ध हो पाई है। इस दृष्टि से यह तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कपाटपुरम नगर के समुद्र में से समा जाने से द्वितीय संगम भी समाप्त हो गया। तृतीय संगम। तीसरे संगम की स्थापना मदुरई नगर में की गई। इसकी अवधि 1850 वर्ष बताई जाती है। इसे भी पांड्य शासकों का संरक्षण मिला।
इसकी सदस्य संख्या भी 49 थी और इसके कार्यकाल में 449 कवियों की रचनाओं को प्रकाशनार स्वीकार किया गया। स्वीकृत रचनाओं में लल्लिने, नेडुंथोके, कुर्तुखे, पादिलपत्तु, वरी, सितिरसे आदि उल्लेखनीय हैं। इस संगम काल की अधिकांश रचनाएं भी नष्ट हो गई। संगम साहित्य का काल। जनश्रुतियों के आधार पर संगम साहित्य का काल निर्धारित करना कठिन कार्य है, क्योंकि उनके अनुसार तीनों संगमों का कार्यकाल लगभग 10,000 वर्ष का था। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार संगम साहित्य की रचना ईस्वी सन की प्रथम 3 शताब्दियों की अवधि 100 ईस्वी से 250 ईस्वी में हुई होगी। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मी लिपि में जो तमिल मिलती है वह अविकसित तमिल है तथा उसमें संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। इसके विपरीत संगम साहित्य की तमिल विकसित और प्रौढ़ है। इस विकसित अवस्था में पहुंचने में कुछ शताब्दियां लगी होगी। संगम साहित्य में प्रशंसित चेर राजा सेनगुट्टवन को लंका के राजा गजबाहु प्रथम की समसामयिकता से भी तिथि निर्धारण से सहायता मिलती है। दोनों की समसामयिकता की जानकारी शिल्पाधिकारम नामक रचना से मिलती है। गजबाहु प्रथम का समय 173 से 195 ईस्वी माना जाता है। इस आधार पर भी संगम युग का समय 100 से 250 ईस्वी तक माना जा सकता है। संगम साहित्य की कविताओं में यवनों, यूनानी तथा रोमन के साथ तमिल राज्यों के व्यापारिक संबंधों का जो वर्णन किया गया है वह स्ट्रेबो और टॉलेमी के विवरणों से काफ़ी मिलता जुलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में तमिल राज्यों का रोमन जगत के साथ व्यापारिक संबंध था। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों से प्रथम 2 शताब्दियों के रोमन सम्राटों के स्वर्ण और रजत के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के तिथि क्रम को अन्य विद्वान भी सही मानते हैं। आर सत्यनाथ अय्यर ने भी ईस्वी सन की प्रथम 3 शताब्दियों को तमिलकम अथवा तमिल देश के इतिहास का संगम काल माना। इसके विपरीत डॉक्टर मजूमदार का मानना है कि संगम युग की अवधि 1000 वर्ष थी और इसे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। श्री निवासाचारी संगम युग की शुरुआत 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानते हैं। संगम साहित्य में प्रतिबंधित राजनीतिक स्थिति। संगम साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में तमिल प्रदेश पर चेर, चोल और पांड्य नामक 3 राजवंशों का शासन था, जो अपनी अपनी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना के लिए संघर्ष थे। परंतु संगम साहित्य के आधार पर इन राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है। कवियों ने अपनी रचनाओं में केवल उन्हीं राजाओं और सामंतों का यशोगान किया गया है जिन्होंने उदारतापूर्वक कवियों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और जिन्हें कवियों ने वल्लाल की उपाधि से सुशोभित किया। ऐसे केवल 7 शासकों की जानकारी मिलती है। चेर राजवंश का शासन तमिल देश के पश्चिमी तट पर था और संगम साहित्य के अनुसार इस वंश का पहला शासक उदयन जेरल था। उस समय 130 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी राजाओं को भोजन कराया था, इसलिए इसे महाभोजन उदयन जेरल कहा जाने लगा। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी नेदुंजेरियल था। उसे कई युद्धों में विजय का श्रेय दिया गया है। वह अधिराज कहा जाता था और उसे इमय
तरमन वन अर्थात जिसके राज्य की सीमा हिमालय तक है की उपाधि मिली थी। इसकी राजधानी मदुरई थी। इसकी राजधानी मरंदई थी। वह चोल राजाओं के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके बाद आदन राजा बना। उसके समय में उसके अनुज कुड़वन ने कोनगु के युद्ध में विजय प्राप्त की और चेर राज्य की सीमा पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक बढ़ा दी गई। आदन का पुत्र सेन गुत्वन अत्यधिक शक्तिशाली, लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध शासक हुआ। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना का बेड़ा भी था। उसका समय 180 ईस्वी के आसपास माना गया है। परनार नामक कवि ने उसका काफी यशोगान किया है। बाद में अनेक लेखकों ने भी इससे संबंधित अनेक उपाख्यानों की रचना की। इन रचनाओं से पता चलता है कि वे एक महान सेना नायक, योद्धाओं, कलाकारों और विद्वानों का उदार संरक्षक था। वे दुर्गों का घेरा डालने में प्रवीण था। वे अधिराज कहलाता था और 7 राजमुकुटों की माला पहनता था। इसके समय में पत्नी पूजा यानी एक आदर्श और पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मूर्त बनाकर पूजना का प्रचलन हुआ। इसे कुणी पूजा भी कहते हैं। पत्नी की मूर्ति को इसने किसी आर्य शासक को पराजित करके गंगा नदी के तट पर प्राप्त किया। इसके द्वारा स्थापित पत्नी संप्रदाय को पांड्य और चोल राजाओं का भी आश्रय प्राप्त हुआ। पदरीपत्तु में उदयन जेरल वंश के 5 अन्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें एक अंदुवन हुआ जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हुआ। सेलव कडुंगो हुआ जो वैदिक विज्ञों के लिए विख्यात था। कोडक्को इलंजल अंतिम चेर शासक था। इसने पांड्य तथा चोलों से युद्ध किया तथा चोलों के अनेक दुर्गों को जीता और अपार संपत्ति ले गया। चेर वंश की राजधानी वांजी अथवा वंजी थी। यह नगर वणी यानी वाणी नदी के किनारे स्थित था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान करुवर्र नगर का नाम ही वांचीरा होगा, क्योंकि कुरुवरों के आसपास हजारों की संख्या में रोमन सिक्के गड़े हुए मिले। प्राचीन इतिहास पुटेलम्मी ने भी कोरुटा नगर को चेर वंश की राजधानी बताया था। प्लिनी ने वर्तमान क्रेगनकोर को चेर शासकों की राजधानी बताया है। इस प्रकार चेर राजवंश संगम युग का पहला राजवंश और दक्षिण भारत की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति का जन्मदाता माना जाता है। चोल राजवंश के शासकों में सर्वप्रथम उल्लेख करिकाल का मिलता है, जिसका काल 190 ईस्वी का आसपास माना गया है। कहा जाता है कि वे एक पराक्रमी शासक था। पट्टिनपाली नामक ग्रंथ से पता चलता है कि अपने शासन के आरंभिक काल में वे बंदी बना लिया गया और उसे राजच्युत कर दिया गया था, परंतु अपने पराक्रम में उसने पुनः सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वेणी के युद्ध में उसने 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस वजह से उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद उसने वाहे परंदलई के युद्ध में राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके शासनकाल में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। अनेक तालाबों का निर्माण करके सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया। कावेरी नदी के तटों को भी ऊंचा किया गया। उसने वैदिक परंपरा के अनुसार महायज्ञ आयोजित करके सिंह को चोल राज्य का प्रतीक बनाया। कवियों ने उसका बड़ा यशोगान किया है। करिकाल के समय में कांजीपुरम में तोंड इम्मान इलंडीरवेन नामक व्यक्ति शासन करता था। कारिकल के साथ उनके
कार्यकाल के साथ उनके संबंधों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। संभव है कि वे चोलों का सामंतरा हो। करिकाल की मृत्यु के बाद चोल राजवंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक राजधानी पुहार और दूसरे की कुरहयूर या उरहयूर थी, परंतु वहाँ के शासकों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। पांड्य राजवंश। यद्यपि पांड्य राजवंश का के उदार संरक्षण में ही तीनों संगम फले फूले थे, फिर भी संगम काल की रचनाओं में पांड्य राजवंशों का पूरा इतिहास उपलब्ध नहीं हो पाता। पत्तु पुत्तु में संकलित कविताओं से नेडुंजेलियन यानी नामक शासक की सफलता का पता चलता है। उसका समय 210 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे युवावस्था में ही राजा बन गया था। राजा बनते ही उसे अपने पड़ोसी शत्रुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तलैया लंगानम के युद्ध में उसने अपने शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित किया और चेर राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कई कवियों ने उसका यशोगान किया है। उसके बाद उसका छोटा भाई कोरके राजा बना। इसने सती कणगी के सम्मान में एक महान उत्सव का आयोजन कराया था। संगम साहित्य में पांड्यों के विविध सामंतों के कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। नल्लियक कोडन ऐसा ही एक सामंत था। उसका समय लगभग 270 ईस्वी माना जाता है। नतन नानार एवं द्वारा रचित कविता संग्रह में संगम काल की 3 राजधानियों वांची, उरेयूर एवं मदुरै के महान एवं उदार शासकों के शासनकाल में समाप्त होने का वर्णन मिलता है। संगम काल के शासकों का प्रशासन। राजा चेर, चोल, पांड्य तीनों राज्यों में जनतांत्रिक शासन पद्धति प्रचलित थी और वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन था। उत्तराधिकार के लिए कई बार खूनी संघर्ष भी होते थे। राजा सभी अर्थों में निरंकुश था, किंतु उस पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से निर्मित 5 समितियों का नियंत्रण रहता था। किंतु उस पर राजा के चुने हुए प्रतिनिधियों से निर्मित 5 समितियों का नियंत्रण रहता था। किंतु उस पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से निर्मित 5 समितियों का नियंत्रण रहता था। ये प्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा करने के लिए राजा को प्रेरित करते रहते थे। ये समितियां एक दूसरे के से स्वतंत्र होती थी और स्वायत्त भी। तत्कालीन साहित्य से पता चलता है कि जनता अपने शासकों से संतुष्ट थी। अतः राजा का भी कर्तव्य हो जाता था कि वे अपने व्यक्तिगत आचरण और जीवन में अपनी प्रजा के सामने ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करे। वे प्रतिदिन अपना दरबार लगाता था। इसे नल्ला वही कहकर पुकारा जाता था। दरबार में राजा अपनी प्रजा की शिकायत सुनता था। पुर्नानुरु की एक कविता में चक्रवर्ती राजा के आदर्शों का उल्लेख मिलता है। मंत्रिपरिषद और अधिकारी। मंत्रिपरिषद जैसी संस्था का अस्तित्व था या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने एवं महत्वपूर्ण समस्याओं पर उसे सलाह देने के लिए परिषदों का अस्तित्व था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने 2 संस्थाओं का उल्लेख किया है, एक अमेरमुकुनुलु और दूसरी एन पेरायम। एरम कुल्लू नामक संस्था में 5 सलाहकार होते थे। मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, राजदूत और गुप्तचर। गुप्तचरों में लेखाकारों, कोषाधिकारों, महल के रक्षकों, पैदल सेना के सेनानायकों और कार्यपालक अधिकारी हुआ करते थे।
राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना इन सबका उत्तरदायित्व था। दूसरी संस्था एन पेरायम नौकरशाही प्रमुख नागरिकों तथा सेना के तीनों अंगों की देखभाल करती थी। पुरोहित प्रमुख ज्योतिषी, वेद, सेनापति आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी होते थे। पुरोहित का मुख्य काम धार्मिक कार्यों की देखभाल करना और ज्योतिषी का काम इन धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकालना था। वेद का काम चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी करना था। सेनापति सेना की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। इसके अतिरिक्त अन्य विविध अधिकारियों की भी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। कारागार प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बड़े नगरों तथा राजधानी में रात्रि के समय चौकीदार लोग गश्त लगाते थे। नगर सभा तथा ग्राम सभा। संगम साहित्य से नगर सभा तथा ग्राम सभा की जानकारी मिलती है, परंतु उनके स्वरूप तथा अधिकार और कार्य क्षेत्र का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। नगर सभा का मुख्य कार्य न्याय व्यवस्था के संचालन में राजा को सहायता देना, अन्य मामलों पर राजा का सलाह देना और शायद नगर की समस्याओं पर राजा का ध्यान आकर्षित करना रहा होगा। ग्राम सभा गांव के लोगों की सभा थी, जिसमें समूचे गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। न्याय व्यवस्था। न्याय कार्यों की देखभाल के लिए मंत्री तथा न्यायाधीश होते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और फौजदारी मामलों में तो वही अंतिम निर्णायक होता था। दंड व्यवस्था बड़ी कठोर थी। यदि कोई व्यक्ति चोरी करते रंगों हाथों पकड़ा जाता था तो उसका सिर काट लेता। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए भी मृत्युदंड विधान था। व्यभिचार की नीयत से किसी अन्य व्यक्ति के घर में घुसते हुए पकड़े जाने पर उस व्यक्ति के पैर काट दिए जाते थे। झूठी गवाही देने वालों को की जबान काट ली जाती थी। सैन्य व्यवस्था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि उस युग में प्रत्येक राजा एक शक्तिशाली सेना रखता था, क्योंकि हर कोई अधिराजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। राजाओं के पास चतुरंगनी सेना होती थी। पदाति, अश्वरोही, रथारोही और गजारोही। सेनापति को अनाड़ी कहा जाता था। रथों में घोड़ों के स्थान पर बैलों का भी प्रयोग किया जाता था। अस्त्र शस्त्रों में तलवार, तीर धनुष, कवच, भाला, ढाल आदि का उल्लेख मिलता है। युद्ध क्षेत्र में ढोल और शंख बजाकर सैनिकों को उत्साहित किया जाता था। सैनिकों का विश्वास था कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वालों को स्वर्ग मिलता है। विजय की कामना से जो आक्रामक युद्ध लड़े जाते थे, उनमें बहादुर सैनिकों के मारे जाने के बाद उनकी समाधि पर पाषाण के थड़े लगा दिए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। राजा स्वयं युद्ध का संचालन करता था। युद्ध के मध्य राजा मारा जाता था। अथवा घायल हो जाता था तो पराजय स्वीकार कर ली जाती थी। विजित देश को बड़ी क्रूरता के साथ नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। यहाँ तक कि खेत खलियान भी न छोड़ते थे। कभी साहसी स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ युद्ध के मैदान में चली जाती थी। राजस्व व्यवस्था। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। व्यापार से प्राप्त कर भी पर्याप्त मात्रा से भी पर्याप्त आय होती थी। भूमि कर को कराई कहा जाता था। कुल उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभवतः वैदिक काल की भांति कुल उपज का 1/6 वसूल कर लिया जाता था। जिन किसानों को राज्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता था, उसे सिंचाई का अतिरिक्त कर भी लिया जाता था। राज्य की सीमाओं पर चुंगी वसूलने तथा तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी। सीमा शुल्क को उल्गू कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र में युद्ध में शत्रु पक्ष से जीती तथा लौटी गई संपत्ति की आय का एक अन्य साधन थी। इसे इराई कहा जाता था। राज्य की ओर से धन के अतिरिक्त मांग एवं बलात् के लिए गए उपहार को इरादू कहा जाता था। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम में एक विशाल कोषागार की व्यवस्था की थी। आर्थिक जीवन। कृषि।
संगम काल में दक्षिणी राज्यों के लोगों को की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि भूमि अत्यंत उर्वरक थी और पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती थी। कृषकों को वल्लाल कहा जाता था। वल्लाल वर्ग दो हिस्सों में विभाजित था। एक संपन्न कृषक वर्ग जिसके पास अपनी भूमि थी, इन्हें वेलारस कहा जाता था और भूमि का अधिकांश भाग इन्हीं के अधिकार में था। ये लोग स्वयं कृषि नहीं करते थे और सेवकों तथा मजदूरों से खेती करवाते थे। सेना और प्रशासकीय कार्यों के लिए सामान्यतः इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था। दूसरा, विपन्न कृषक और मजदूर कृषक। इस वर्ग के लोगों के पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं होती थी और वे संपन्न वल्लालों की जमीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। महिलाएं, विशेषकर निम्न जाति की नारियां कृषि का काम करती थी। चावल, नारियल, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, गन्ना आदि की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी थी। नहरों और तालाबों से जो जल सिंचाई के लिए दिया जाता था, उस पर राज्य किसानों से अतिरिक्त कर वसूलने करता था। कुल मिलाकर संगम काल में प्रदेश धन-धान्य से परिपूर्ण था। उद्योग धंधे। संगम काल में लगभग सभी प्रकार के घरेलू कुटीर उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। सूती और रेशमी वस्त्रों का उद्योग काफी विकास कर चुका था। संगम साहित्य की कविताओं में सूती कपड़ों के बारे में कहा गया है कि वे सौंप में सांप के केंचुल या भाप के बादल की तरह महीन होते थे और उनकी कताई इतनी अच्छी होती थी कि धागे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते थे। बुनाई का कार्य प्राय स्त्रियां करती थी। उरियूर सूती कपड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग भी काफी विकसित था। ताड़ का रस तैयार करने वालों का व्यवसाय, कोमा बढ़ईगरी का व्यवसाय, रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकारों का व्यवसाय, चर्म उद्योग, नमक बनाने का उद्योग तथा भवन निर्माण उद्योग आदि काफी उन्नत थे। व्यापार वाणिज्य। संगम युग तमिल राज्यों में व्यापारिक उत्कर्ष का युग था। संगम साहित्य में तत्कालीन व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक चित्रण मिलता है। बंदरगाहों से मस्तूलों पर झंडे लगे हुए व्यापारिक जहाज इकट्ठे होते थे। समुद्र में जहाज का मार्ग निर्धारित करने के लिए लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ बनाए जाते थे। नीरा, केननूर, तोंडी आधुनिक पोन्नाली, मुसिरी, क्रेगनौर, कोरकई, कुरहूर वर्तमान पांडिचेरी, नेलीसिंडा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों के पर यमन लोग जहाज़ों से सोना और अपने देश का सामान लेकर पहुंचते थे। यहाँ की मुख्य निर्यातक वस्तुएं थी काली मिर्च, सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, मोती, कीमती पत्थर, कीमती रत्न, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि आदि। मुख्य आयात की जाने वाली वस्तुएं थी कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, सिक्के आदि थे। रोमन लोगों के अतिरिक्त तमिल लोगों का मिस्र, अरब, चीन एवं मलय द्वीप से भी व्यापार होता था। संगम साहित्य व्यापारी वर्ग को वेगिनर कहा जाता था। व्यापारियों के पास प्राय 2 मंजिले भवन होते थे। नीचे की मंजिल गोदाम का काम करती थी और ऊपरी मंजिल आवास का। यह वर्ग काफी उपसंपन्न था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि तत्कालीन नगर अरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां वस्तुओं को एकत्र कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। मुजिरिस, पुहार एवं अरिकामेडु की खुदाई में रोमन सम्राट ऑगस्टस और रिकेबियस की मुहर वाले सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। क्रेग नोगर में रोम
के सम्राट अगस्टस की स्मृति का मंदिर भी बनाया गया था। अरिकामेडु की खुदाई के बाद जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि रोमनों ने भारत में एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित की कर ली थी। पेरिप्लस का लेखक 75 ईस्वी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का विनाश का विवरण देता है। वे भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का उल्लेख करता है। इस समय व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले स्थल सातवाह को मासातुवान और समुद्री सातवाह को मानमिक्कन कहा जाता था। तमिल राज्य का आंतरिक व्यापार भी काफ़ी सुमर था। अनेक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर शुल्क वसूल किया जाता था। सामाजिक जीवन। यद्यपि संगम युग में तमिल आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका था, फिर भी तमिल प्रदेश में आर्यों की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी। तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर V.S. भार्गव ने लिखा है कि तमिलों में सामाजिक जीवन का स्तर भूमि पर निर्भर था, इसलिए उन्होंने भूमि को 5 भागों में विभाजित कर रखा था। वन और उसके आसपास की भूमि मूलीय कहलाती थी। इस भूमि के निवासी आयर कहलाते थे। दूसरी श्रेणी की भूमि पहाड़ों और जंगली और उसके आसपास की थी, जिसे कुरुंजी कहकर पुकारा जाता था। इस क्षेत्र के निवासियों को कुरवास कहकर पुकारा जाता था। तीसरी श्रेणी की भूमि मरुदुम थी और यहाँ के निवासी वेलारस कहलाते थे। चौथी श्रेणी की भूमि थी जो समुद्र तट पर कहलाती थी। इन क्षेत्रों के निवासियों को मीनाबार कहकर पुकारा जाता था। पांचवा रेतीला भूभाग और यहाँ के निवासियों को मोरावर कहकर पुकारा जाता था। तमिल समाज की सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है ब्राह्मण। समाज में ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। राज दरबार में इनका पर्याप्त सम्मान था। इनका मुख्य काम वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान, पूजा पाठ में इनका पर्याप्त सम्मान था। पूजा पाठ और अध्यापन था। उन्होंने राजाओं और संपन्न लोगों से पर्याप्त दान दक्षिणा मिलती थी। ये जाति जनेऊ धारण करती थी और कमंडल में पवित्र जल लेकर चलती थी। इनके सोने और बैठने के लिए लकड़ी की चौकी का तथा तख्त हुआ करते थे। इनका जीवन नैतिकतापूर्ण था। इस जाति को अंडानार कहा जाता था। आरासार। राज परिवार से जुड़े लोग इस वर्ग से संबंधित हैं और राजनीतिक दृष्टि से समाज में इनका विशेष महत्व था। उत्तर भारत की क्षेत्रीय जाति के सम्मान। इस जाति के लोग मुकुट और माला धारण करते थे। रथ, घोड़े और हाथी पर बैठकर निकलते थे। उस समय इनके हाथ में तलवार होती थी। इनका मुख्य कार्य जनता की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना था। वेनिगर ये व्यापारी वर्ग था। तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाह्य व्यापार का संचालन यही वर्ग करता था। आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न था। चौथा वल्लाल। अभिजातीय वर्ग के भूस्वामियों को वल्लाल अथवा उरारंडोर कहा जाता था। संपन्न वल्लाल लोगों को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। राज परिवारों के साथ इनका वैवाहिक संबंध होते थे। सेना के उच्च पदों पर भी इन्हें नियुक्त किया जाता था। वेल्लार यानी मजदूर कृषक वर्ग। भूमिहीन तथा निम्न श्रेणी के किसान मजदूर वर्ग को वेलालर अथवा पिनोर कहा जाता था। इस वर्ग के लोग संपन्न किसानों के खेतों पर मजदूरी करके अथवा अन्य प्रकार के कार्य से जीवन यापन करते थे। एक समकालीन इतिहासकार, एक समकालीन कवि पुराण
नूरू की कविता में तुडियम, पाडन, पडेये तथा वडम्बन, इन 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये वर्ग केवल कर्म से संबंधित थे। वस्तुतः तमिल समाज में वर्गों अथवा जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर हुआ करता था। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। कालांतर में उपर्युक्त जातियां विभिन्न उपजातियों के मध्य बट गई थी, जैसे कि नमक का व्यवसाय करने वाली जाति उम्मानार, कुम्हारों को कुयावर, लोहारों को कोलार, बढ़ाई को थेचर और धोबी को वानर कहकर पुकारते थे। वनार, धोबी को वनार कहकर पुकारे। ये व्यावसायिक जातियां कालांतर में वंशानुगत बन गई। संगम काल में उपर्युक्त व्यावसायिक जातियों को शूद्र नहीं समझा जाता था और इन जातियों में विवाह के लिए अंतर्जातीय बंधन नहीं थे, परंतु समय के साथ साथ ये बंधन भी अस्तित्व में आ गए और इन जातियों को भी एक दूसरी जाति से श्रेष्ठता की भावना भी विकसित होने लग गई। संगम युग में दास प्रथा भी प्रचलित थी। सामान्यतः युद्ध के समय पकड़े गए शत्रु पक्ष के लोगों को दास बना लिया जाता था। इन लोगों की सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगाया जाता था। दास लोगों की पहचान के लिए उनके शरीर पर एक खास चिन्ह अंकित कर दिया जाता था। उस युग में दासों के क्रय विक्रय के लिए नियमित बाजार हुआ करते थे। ये दासों के साथ सामान्यतः उदार व्यवहार किया करते थे। स्त्रियों की स्थिति, तमिल समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इस बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कवियों की रचनाओं में जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें भी विरोधाभास है। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और घर की आंतरिक व्यवस्था में वे काफ़ी स्वतंत्र थी। दूसरे पक्ष के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो संपत्ति का अधिकार था और न उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। फिर भी उन्हें एक एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। खुलेआम नदियों और तालाबों में स्नान करती थी, खुले मैदानों में खेलती थी। सामाजिक तथा धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ नृत्य करती थी, खेतों में काम करती थी और व्यापार में भी पुरुष को सहयोग देती थी। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर संगीत एवं नृत्य की। कई महिलाएं काव्य सृजन भी करती थी। ये विचार उस युग की एक विख्यात विदुषी महिला थी। वे एक श्रेष्ठ कवयित्री थी। गच्चे लिमर भी एक अच्छी कवयित्री थी। संगमकालीन समाज में गणिकाओं और नर्तकियों के रूप में पर्तयर एवं कणिक गेचर का उल्लेख मिलता है। वे वेश्यावृत्ति द्वारा जीवन यापन करती थी। समाज में उनका निम्न स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है विवाह। वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम में भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह होते थे। एक माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह, जिसे कलाऊ कहा जाता था। इसमें धार्मिक परंपरा का अनुसरण किए बगैर पुरुष और स्त्री विवाह कर लेते थे। ऐसे विवाह समाज में निंदनीय समझे जाते थे। दूसरा, माता पिता द्वारा तय संबंध वाला विवाह, जिसे कारपू कहा जाता था। इसमें विशाल पैमाने पर धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष को वधू की कीमत चुकानी पड़ती थी। तमिल समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है सती प्रथा। तमिल साहित्य से पता चलता है कि सती प्रथा लोकप्रिय थी। फिर भी सती प्रथा को न तो प्रोत्साहित किया जाता था और न किसी को जोर जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया जाता था। संगम काल में कवियों ने स्वेच्छा से
स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्रियों की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी है। परंतु जो स्त्री सती न हो सक पाती थी उसे दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। पति के मृत्यु के बाद उसे अपने बाल मुंडवान लेने पड़ते थे और आभूषणों का त्याग करना पड़ता था। उसका भोजन बड़ा सादा होता था, जिसमें हरी सब्जियां तक नहीं होती थी। उसे सामान्य भूमि पर ही शयन करना पड़ता था। विधवाओं के दयनीय जीवन के कारण ही समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। नेक्स्ट है आवास। संगम काल में संपन्न लोगों के आवास घर ईंट और चूने के बने होते थे। अनेक घर 2 मंजिल होते थे। बड़े मकान कई कमरों में होते थे। कुछ श्रेणी के मकानों पर धातु की प्लेट की छतें डाली जाती थी। घरों की दीवारों पर देवताओं तथा पशु पक्षियों के सुंदर चित्र चित्रित किए जाते थे। घरों के आगे विशाल अहाते होते थे, जिनमें उद्यान होते थे और मन को चित्रित किए जाते थे। और मन को आकर्षित करने वाली विविध वस्तुओं का से उद्योगों को सजाया जाता था, जैसे फव्वारे, कृत्रिम टीले, झरने आदि। राजाओं के महल शास्त्रों द्वारा इंगित नियमों के अनुसार बनाए जाते थे। द्वार मजबूत लकड़ी अथवा धातु के होते थे, जिन पर लाल रंग लगा होता था। संगम युग की सभ्यता में लकड़ी अथवा धातु के होते थे, जिन पर लाल रंग पुता हुआ होता था। संगम युग की सभ्यता में एक अनोखी विशेषता ये थी कि लोगों के मकान गर्मी और सर्दी के मौसम में अलग अलग हुआ करते थे। मकानों में फर्नीचर की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती थी। संपन्न लोगों के मकान में पलंग पर सूत का गद्दा बनाया जाता था, परंतु निर्धन लोगों को झोपड़ियों में ही काम चलाना पड़ता था। सामान्य लोगों के मकान कच्ची ईंटों के होते थे और उस पर घास फूस की छत डाली जाती थी। फर्श कच्चे होते थे, जिसकी गोबर से लिपा जाता था। उन लोगों के सोने के लिए घास और फूल के बिस्तर हुआ करते थे। नेक्स्ट है खान पान। संगम युगीन समाज में चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। ज्वार बाजरा भी खाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन अधिक था। मांस के विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। समूचे पकाए गए जानवरों का मांस, सुअर का मांस, कछुआ और विशेष प्रकार के मछली का मांस बड़े चाव से खाया जाता था। चावल दुग्ध जैसे सांबर भी अधिक पसंद किया जाता था। लोग मदिरापान भी करते थे। संगम साहित्य में मुन्नीर नामक एक मादक पेय का उल्लेख मिलता है, जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस के मिश्रण से तैयार किया जाता था। स्त्रियां भी मदिरापान करती थी। उस युग में ताड़ी पीने का भी प्रचलन था, जिसे कभी कभी बांस के पीपों में बंद कर जमीन के में गाड़ कर पकाकर पिया जाता था। इस प्रकार की ताड़ी अधिक मादक बन जाती थी। विदेशी शराब भी उपलब्ध थी और शायद तंबाकू पीने का प्रचलन भी था। संगम काल के खान पान की एक प्रमुख विशेषता चूने और सुपारी के साथ पान चबाने की आदत का विकास था। स्त्री और पुरुष दोनों में पान खाने का प्रचलन था। वेशभूषा और श्रृंगार। संगम काल में सूती एवं रेशमी वस्त्रों का कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। निर्धन लोग तन ढकने के लिए खजूर अथवा नारियल की पत्तियों का उपयोग करते थे। सामान्यतः 2 वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। एक कमर के ऊपर के नीचे का ढंग, एक कमर के नीचे कांग ढकने के लिए और दूसरे कंधे से नाभि तक। स्त्री आजकल की भांति के समान एक लंबे वस्त्र का प्रयोग करती थी। संपन्न लोग सिर पर पगड़ी अथवा साफा बांधते थे। पशुओं के चर्म से जूते बनाए जाते थे। स्त्रियां जूतों का प्रयोग करती थी अथवा नहीं, इस बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्त्रियों को केश विन्यास का काफ़ी शौक था। वे अपनी वेणी में फूलों और मोर पंखों का प्रयोग करती थी। कई लोग लंबे बाल रखने
के शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों की आभूषण दान करते थे। आभूषण सोना, चांदी, मोती, हीरे, मणि और कीड़ों के कौड़ी के बने होते थे। सुगंधित इत्र और तेल का प्रयोग भी किया जाता था। मनोरंजन। तमिल लोग विविध प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि शासक लोग तथा संपन्न लोग कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन एवं नृत्यों का आयोजन किया करते थे। ऐसे अवसर पर कवियों, संगीतकारों एवं नर्तकियों को पारितोषिक दिया जाता था। आरूपदाई नामक महाकाव्य से पता चलता है कि पारितोषिक में क्या वस्तुएं दी जाती थी। करिबल्ला नामक शहर से ने अपने दरबारी कवि का एक सम्मेलन 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। प्राय राजा के दरबार में गायक, पहार और नर्तकियां मौजूद रहती थी। मनोरंजन के अन्य साधनों में समुद्री तरंगों के साथ खिलवाड़, बालू के घरौंदे बनाना, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, शिकार, पासों का खेल, गोलियों का खेल, सैर सपाटों आदि मुख्य थे। खेलों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय भी थे, जिन्हें मुरंग कलारी कहा जाता था। गायकों, नर्तकियों के दल भी हुआ करते थे, जो संरक्षकों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। संगम साहित्य से विविध वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। वाद्य यंत्रों में कई प्रकार के ढोल और याड़, वीणा से मिलता जुलता यंत्र सम्मिलित थे। बांसुरी का उल्लेख भी मिलता है। स्त्री और पुरुषों का सामूहिक नृत्य भी प्रचलित था। पुरुष व स्त्रियां दोनों ही कविता रचना व पाठ करती थी। मृतक संस्कार। संगम युग में तमिल समाज में मृतक संस्कार संबंधी दो विधियां प्रचलित थी, एक दाह संस्कार और दूसरी दफनाना। किसी भी परिवार के लिए हमेशा के लिए एक ही विधि को अपनाकर अनिवार्य नहीं था। सुविधा अनुसार किसी भी विधि के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। मृतक व्यक्ति को दफनाते समय विधवा धूप पर चावल का लड्डू रखकर उसको अर्पित करती थी। संपन्न लोग अपने मृतक परिजनों के सम्मान में विभिन्न प्रकार की ईंटों की समाधियां बनवाते थे। कला और साहित्य। संगमकालीन नृत्य एवं संगीत कला के बारे में हम पिछले पृष्ठों में पढ़ाए हैं। करिकला के शासनकाल में कला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी। यह सवय 7 कलाओं का पार्क था। इस युग में चित्रकला की भी पर्याप्त उन्नति हुई है। मकानों की दीवार पर देवी देवताओं, पशुओं के सुंदर चित्र बनाने की परंपरा चलती रही। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संगम काल की अधिकांश रचनाएं नष्ट हो चुकी थी, परंतु व्यावहारिक नगर के अंतिम काल की अनेक रचनाओं को पुनः तैयार किया गया। तमिल भाषा का व्याकरण ईसा मसीह से 1 शताब्दी पूर्व संभवतः द्वितीय संगम काल में तैयार था। संगमकालीन साहित्य में सबसे अधिक सम्मानीय ग्रंथ तिरुनुकुल्लोर है, जिसकी रचना विश्वविख्यात विद्वान तिरुवल्लर ने की थी। इसके अलावा बाद की रचनाओं में इलंगोकर्त, शिल्पाधिक्रम और कुलावनगन, साटनाकर्त, मणिमक्कल तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण करती थी। धार्मिक साहित्य। वैदिक धर्म का प्रभाव। संगम युग के धर्म पर वैदिक धर्म का प्रभाव पर्याप्त दिखाई पड़ा। उत्तर भारत की अनेक पौराणिक कहानियाँ, आख्यानों तथा सामाजिक प्रथाओं में अभिव्यक्त विचार संगम युग के धार्मिक जीवन के अंग बन चुके हैं। तमिल राज्यों के आर्यीकरण के पहले से ही विद्यमान धर्म का वैदिक धर्म के साथ इतना अधिक सम्मिश्रण हो चुका था कि इस युग में उन्होंने सर्वथा अलग अलग करके पहचानना
संभव नहीं था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि तमिल देश में वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार था। बौद्धवाद। संगम युग के तमिल बौद्धवादी थे। वैदिक देवी देवताओं की पूजा उपासना करते थे। मुरुगन या सुब्रमण्यम उनका एक प्रमुख देवता था और तमिल कविताओं में उनके संबंध में विविध उपाख्यानों की चर्चा मिलती है। नवयुवतियों द्वारा विवाह महिलाओं में कामोन्नक तथा वासना का उद्दीपक माना जाता था। शिव के कई रूपों की पूजा भी प्रचलित थी। दक्षिण में शिव और पांड्य राजा की पुत्री मीनाक्षी के विवाह का एक भी उदाहरण, विवाह की एक दंत कथा भी प्रचलित थी। इंद्र की भी पूजा की जाती थी। उसकी आराधना के लिए प्रतिवर्ष कावेरी के तट पर मेला आयोजित किए जाते थे। कालांतर में हिंदू धर्म के अन्य देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, बलराम, कृष्ण की भी पूजा की जाने लगी। मणिमेखले में उल्लेखित सरस्वती मंदिर के आधार पर स्पष्ट है कि वे लोग किसी न किसी रूप में सरस्वती की पूजा करते थे। वैदिक प्रभाव में यज्ञ आदि भी किए जाते थे। यज्ञों के समय पशुओं की बलि देने की प्रथा थी। इस युग में कई कर्म का सिद्धांत भी प्रचलित था। संगमकालीन रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस युग में वैष्णव तथा शैव भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था। अगस्त, कौंडिन्य आदि ऋषियों का दक्षिण के धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैदिक युग के कई यज्ञों तथा कर्मकांडों का रूप जो कि अदूर बना रहा। कुछ अन्य धार्मिक कृत्यों एवं उपासना पद्धति को स्थानीय तत्वों का सम्मिश्रण करके जीवित रखा गया है। स्त्रियां एवं पुरुष तुलसी की पूजा करती थी और मुला और सायकाल में नियमित रूप से मंदिरों में पूजा आराधना के लिए किए जाते थे। उन लोगों का पुनर्जन्म में अटूट विश्वास था और वे मानते थे कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सद्कर्मों विश्वास स्त्रियां पुरुष तुलसी की पूजा करते थे। सायकाल में नियमित रूप से मंदिरों में पूजा आराधना के लिए जाते थे। उन लोगों का पुनर्जन्म में अटूट विश्वास था और वे मानते थे कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सद्कर्म करना जरूरी है। तमिल राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म को पर्याप्त संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अति प्राचीन काल में संगम युग की सभ्यता एवं संस्कृति ने भारत को मिलीजुली संस्कृति का विकास करने में अहम भूमिका निर्वाह किया। इस प्रकार हमने संगम काल के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद।